Assalamu alaikum viewers. Now today we will discuss chapter number 5 gravitation. तो इस चैप्टर में जो है हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन मीन के अर्थ जो है ऑब्जेक्ट्स को कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है, अर्थ ऑब्जेक्ट्स पर कितनी फोर्स लगाती है उनको टुवर्ड्स इट्स सेंटर अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि जो भी हम चीज़ फेंकते हैं ऊपर तो वो हमेशा अर्थ की तरफ आती है, क्योंकि अर्थ जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में होती है। तो इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हर जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है जो कि न्यूटन ने दिया था। तो फर्स्ट है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का कंसेप्ट न्यूटन ने जो है दिया था। न्यूटन ने कहा था कि देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विच अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर। तो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पाई जाती है। ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इस फोर्स की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है, हमें फील नहीं होती। यानी जो भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल चेयर और टेबल पड़े हैं रूम में, तो वो भी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होते हैं, लेकिन उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। उसकी वैल्यू क्यों कम होती है ये हम आगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो है डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें न्यूटन ने कहा, न्यूटन स्टेटेड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, यानी अगर यूनिवर्स में कहीं पर भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज, यानी मैसेज के प्रोडक्ट के जो है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अगर लेट्स हम सपोज करते हैं ये ऑब्जेक्ट M1 है और ये ऑब्जेक्ट जो है M2 है, तो M1 और M2 के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है। सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन these two objects is directly proportional to the product of masses। इन दोनों ऑब्जेक्ट के मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। ये केपलर्स ने दिया था पहले से, न्यूटन से बहुत पहले से जो है केपलर्स ने बताया हुआ था कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वो डिक्रीज होती है। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 ओवर D स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शनल साइन अगर ख़त्म करेंगे, इफ़ वी रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन देन F इज इक्वल टू K M1 M2 ओवर D स्क्वायर, सॉरी G is gravitational constant where G is here G is constant of proportionality and is called gravitational constant। G को जो है क्या कहते हैं, gravitational constant कहते हैं। तो G की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ G is equal to 6.673 multiplied by 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये G की वैल्यू है। G की वैल्यू चूँकि बहुत स्मॉल है, देखें 10 की पावर माइनस 11, 10 की पावर माइनस 11 इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो 10 की पावर माइनस 11 जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। तो यहाँ से जो है जब हम G की वैल्यू पुट करते हैं तो G की वैल्यू पुट करने से जो है कूलम जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमेशा बहुत लेस आती है। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज़ मच लेस ड्यू टू द वैल्यू ऑफ G। वैल्यू ऑफ G जो है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उसकी जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो उसके वैल्यू से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का आंसर आता है वो हमेशा जो है बहुत स्मॉल होता है। तो हर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है होगी वो क्या होगी, बहुत स्मॉल आती है। अब देखें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक तो मैसेज के, अगर बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा होगी, अगर छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगी, कम होगी।
दूसरा जो है डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। अगर ऑब्जेक्ट्स करीब करीब पड़े हैं तो वो एक दूसरे पर ज़्यादा फोर्स लगा रहे होते हैं, और अगर दूर दूर हैं तो वो फिर एक दूसरे पर कम फोर्स लगा रहे होते हैं। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसमें न्यूटन ने बताया था कि ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान हमेशा फोर्स पाई जाती है, और उस फोर्स को जो है हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स है, इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स, यानी हर दो ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स के अंदर हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद वेरी माइनर फोर्स विच इज़ नॉन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो है कंपैरिजन है, फोर्स ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका कंपैरिजन जो है दिया गया है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कंपैरिजन है, क्या जो है इनमें कॉमन जो पॉइंट पाया जाता है। तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेटेड दैट द फोर्स द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी जब भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर एक्शन और रिएक्शन लगाते हैं तो वो मैग्नीट्यूड में हमेशा सेम होता है, डायरेक्शन में जो है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। सिमिलर द केस हियर, यहाँ भी यही केस है। इफ m1 एक्सर्टेड फोर्स ऑन m2, तो m इसको हम लिखेंगे F21, यानी जो m1 फोर्स लगा रहा है किस पर, m2 पर, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन F2 बाय m2 बाय m1। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय m2 ऑन m1 इज रिप्रेजेंटेड एज F2, यानी जो m1 फोर्स लगा रहा था m2 पर उसको हमने रिप्रेजेंट किया F21 से, और जो फोर्स ऑब्जेक्ट m2 लगा रहा था m1 पर उसको हमने रिप्रेजेंट किया F12 पर। तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, जितनी फोर्स m1 इस पर लगा रहा है उतनी ही फोर्स m2 भी इस पर लगा रहा है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। तो वी कैन से दैट कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12, यानी दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो सिमिलर इज द केस इन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन में जो है अपोजिट होते हैं। ये नेगेटिव साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, बोथ फोर्सेज हैव अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हमें यही बताता है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। सिमिलरली न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आल्सो टेल्स अस दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स होगी वो हमेशा उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगी। तो ये दोनों जो है सेम पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं।